क्या आप एक ऐसी मशीन को अपनी जिंदगी सौंप देंगे जो गारंटी देती है कि आपका कभी दिल नहीं टूटेगा? और आप कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। बिल्कुल। आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं सताएगी, लेकिन बदले में आपको अपने फैसले लेने की आज़ादी हमेशा के लिए छोड़नी होगी। द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो द लास्ट वोट है। यह कहानी हमें वर्ष 2089 में ले जाती है। एक ऐसा भविष्य जहां माना जाता है कि तकनीक और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स के माध्यम से लोकतंत्र को परिपूर्ण कर लिया गया है। और ये तथाकथित परिपूर्णता अपने साथ मानव अस्तित्व के कुछ बहुत ही जटिल और कह सकते हैं असहज करने वाले सवाल लेकर आती है। आज हम 2089 की इस पूरी व्यवस्था का विश्लेषण एक विशेष नजरिए से करेंगे। एक हाई स्कूल के छात्र का नजरिया, क्योंकि हाई स्कूल जीवन का वो पड़ाव होता है जहां एक तरफ सुरक्षित रहने की स्वाभाविक चाहत होती है, हाँ, और दूसरी तरफ अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजने और अपनी सीमाएं लांघने की जिद भी होती है। एकदम सही। तो हमारी चर्चा का मुख्य प्रश्न यही है कि क्या तकनीक द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित एक शांतिपूर्ण लेकिन कम भावुक समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर कहानी के मुख्य पात्र अरिन द्वारा इस परफेक्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट करने का निर्णय ही मानवीय स्वतंत्रता का सच्चा रूप है? ये एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट होने वाली है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं इस बहस में उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करूंगी। मेरा तर्क ये है कि मानवीय पीड़ा, तनाव और विफलता को जड़ से खत्म करना किसी भी समाज का सर्वोच्च नैतिक लक्ष्य होना चाहिए, और 2089 का सिस्टम ठीक यही करता है। और मैं इसके ठीक विपरीत अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। मैं ये तर्क दूंगा कि अगर हमारे पास खुद को चुनने की, अपनी गलतियां करने की आज़ादी नहीं है, तो भावनाओं की गहराई के बिना मिलने वाली ये शांति पूरी तरह से अर्थहीन है। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि 2089 का ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। हम अक्सर विज्ञान कथाओं में ऐसी व्यवस्थाओं को डिस्टोपिया मान लेते हैं। हाँ, जहां एक क्रूर एआई इंसानों पर राज कर रहा हो। सही कहा। लेकिन द लास्ट वोट में ऐसा कुछ नहीं है। ये तकनीक बहुत ही सौम्य तरीके से काम करती है। यह सिर्फ आपका डेटा, आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री और आपकी क्षमताओं का विश्लेषण करती है। इसके बाद ये आपके लिए वो रास्ता तैयार करती है जहां आपके विफल होने या डिप्रेशन में जाने की गुंजाइश गणितीय रूप से शून्य हो जाती है। गणितीय रूप से शून्य, लेकिन क्या ये मानवीय रूप से सही है? देखिए, एक हाई स्कूलर के नज़रिए से सोचिए। आज के युवाओं पर क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, कैसे दोस्तों के बीच फिट बैठना है, इसका कितना भारी कॉग्निटिव बर्डन या मानसिक बोझ होता है। वो तो है। ये जो चॉइस ओवरलोड है वो असल में स्वतंत्रता नहीं बल्कि एंग्जाइटी का कारण है। 2089 का सिस्टम इस बोझ को पूरी तरह से हटा देता है और उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम भलाई को जमीन पर उतारता है। मैं मानता हूं कि आज के दौर में चॉइस ओवरलोड एक वास्तविक समस्या है। छात्रों पर बहुत दबाव है, लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ एक बहुत बड़ी चीज नजरअंदाज कर रही हैं। वो क्या? उस मानसिक बोझ को कम करने के लिए चुनने की प्रक्रिया को ही पूरी तरह खत्म कर देना कोई समाधान नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपको सिरदर्द है और इलाज के तौर पर डॉक्टर आपका सिर ही धड़ से अलग कर दे। अरे, ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति हो गई। नहीं, सोचिए ना, जब आप कहती हैं कि एल्गोरिदम विफलता की गुंजाइश को शून्य कर देता है, तो मेरा सवाल ये है कि विफलता की संभावना के बिना क्या सफलता की खुशी का कोई मतलब रह जाता है? लेकिन क्या उस खुशी की खातिर हम डिप्रेशन और असफलता को सही ठहरा सकते हैं? तकनीक के माध्यम से पीड़ा को हटाना समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुख और अराजकता को मानवीय अनुभव बताकर महिमा मंडित करना मुझे लगता है अतार्किक है। बात डिप्रेशन को महिमा मंडित करने की नहीं है, बात मानवीय अनुभव की संपूर्णता की है। जरा एक हाई स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या परीक्षा का उदाहरण लें। ठीक है। यदि हारने के डर और दुख को खत्म करने के लिए परिणाम पहले से ही तय कर दिए जाएं, तो क्या जीतने की खुशी का कोई मूल्य रह जाएगा? बिना दुख के सुख और भावनाओं की गहराई उथली हो जाती है। अस्तित्ववाद का सबसे बुनियादी सिद्धांत यही है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस।
अस्तित्व सार से पहले आता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम पहले इस दुनिया में आते हैं और फिर अपने फैसलों, अपनी लड़ाइयों और अपनी गलतियों के जरिए अपना स्वभाव या अपनी पहचान बनाते हैं। एक हाई स्कूल का छात्र जब कोई गलत विषय चुनता है, उसमें फेल होता है और फिर अपनी असली रुचि खोजता है, तो वो प्रक्रिया उसकी पहचान बनाती है। मैं आपके इस तर्क की गहराई को समझती हूँ, लेकिन अगर 2089 का एल्गोरिदम अरिन के पैदा होने से पहले ही ये तय कर दे कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो अरिन का अपना सार कहाँ बचा? वो तो बस एक मशीन के लिखे कोड का पालन करने वाला माध्यम बन गया। देखिए, अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ये खुद अपनी पहचान बनाने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही अस्त-व्यस्त और नुकसानदायक हो सकती है। इंसान स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है हाँ, गलतियां तो हम करते हैं। और हमारे पास अनगिनत संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कॉग्निटिव बाइसेस हैं। जब हम अपनी भावनाओं और स्वतंत्र इच्छा के आधार पर फैसले लेते हैं, तो हम अक्सर शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठते हैं। इतिहास गवाह है कि मानवीय निर्णय अराजकता लाते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। द लास्ट वोट का शीर्षक ही हमें बताता है कि मानवता ने अपना आखिरी चुनाव क्यों किया। क्योंकि इंसानी लोकतंत्र फेल हो रहा था। लोग भावनाओं, डर और पूर्वाग्रहों के आधार पर वोट दे रहे थे, जिससे युद्ध और सामाजिक पतन हो रहा था। हाँ, ये कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। इस एआई सिस्टम ने उस अराजकता को खत्म किया। ये निष्पक्ष है। ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र बिना किसी खामी के काम करे। ये उपयोगितावाद की चरम सफलता है। ये एक प्रभावशाली तर्क है और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि जब हम युद्ध या गरीबी जैसे मैक्रो लेवल के मुद्दों की बात करते हैं, तो एक डेटा संचालित एल्गोरिदम इंसानों से बेहतर साबित हो सकता है। हाँ, कोई भी समझदार व्यक्ति युद्ध का समर्थन तो नहीं करेगा। सही कहा। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इस तकनीक के लिए सबसे अच्छा की परिभाषा क्या है? वैचारिक स्पष्टता यहाँ बहुत आवश्यक है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वो है जहाँ इंसान सुरक्षित रहे, उसे कोई मानसिक या शारीरिक आघात न पहुंचे और समाज पूरी तरह से हार्मनी में काम करे। ठीक है, लेकिन एक मशीन के लिए हार्मनी का अर्थ सिर्फ शून्य विचलन, मतलब जीरो डेविएशन और व्यवस्था बनाए रखना हो सकता है। यह आज के दौर के सोशल मीडिया एल्गोरिथम के चरम रूप जैसा है। वो कैसे? आज का एल्गोरिथम आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपको पसंद है। यह आपको एक सुरक्षित इको चैम्बर में रखता है ताकि आपको कोई ठेस न पहुंचे। 2089 का सिस्टम पूरी जिंदगी का एक इको चैम्बर है। आप कभी किसी नई चुनौतीपूर्ण या असहज करने वाली चीज से नहीं टकराते। तकनीक के लिए सर्वोत्तम का अर्थ सिर्फ सर्वाइवर हो सकता है, लेकिन क्या इंसान का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना है? तो आपके अनुसार उद्देश्य क्या होना चाहिए? अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य को अपना उद्देश्य खुद तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही वो चुनाव गलत क्यों ना हो। अगर सिर्फ सुरक्षित रहना ही उद्देश्य है, तो अस्पताल के बेड पर कोमा में पड़े व्यक्ति को भी परफेक्ट स्थिति में माना जाना चाहिए। उसे दर्द नहीं है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सुरक्षित है। ये बहुत ही एक्सट्रीम एनालॉजी है। 2089 के लोग कोमा में नहीं हैं। लेकिन उनकी आज़ादी तो कोमा में है ना? वे पूरी तरह से सक्रिय हैं। वे कला बना रहे हैं, वे विज्ञान पढ़ रहे हैं। बस उनके रास्ते से वो गड्ढे हटा दिए गए हैं जिनमें गिरकर इंसान सदियों से अपनी हड्डियां तोड़वाता आया है। आप इसे एक इको चैम्बर कह रहे हैं, लेकिन अगर उस इको चैम्बर के अंदर कोई बच्चा भूख से नहीं रो रहा, किसी युवा को पैनिक अटैक नहीं आ रहा, तो उपयोगितावादी नजरिए से ये एक चमत्कार है। और यही कारण है कि मुझे अरिन के निर्णय से गंभीर आपत्ति है। अच्छा, आप अरिन के सिस्टम से डिस्कनेक्ट करने को कैसे देखती हैं? मैं उसे एक अत्यधिक स्वार्थी और गैर जिम्मेदाराना कदम मानती हूँ। स्वार्थी? हाँ, देखिए, आप इसे स्वतंत्रता और प्रामाणिकता का नाम दे रहे हैं, लेकिन एक एनालॉजी लेते हैं। कल्पना करें कि एक छात्र एक पूरी तरह से सुरक्षित और ज्ञानवर्धक स्कूल में पढ़ रहा है। वहाँ कोई फेलियर नहीं है। ठीक है। लेकिन वो छात्र सिर्फ कुछ अलग महसूस करने या रोमांच के लिए उस स्कूल को छोड़कर जानबूझकर एक खतरनाक और अराजक सड़क पर रहने का फैसला करता है। ये स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यवस्था का अपमान है। आरिन का डिस्कनेक्ट करना बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपके इसी स्कूल वाले उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। बताइए। अगर वो स्कूल इतना सुरक्षित है,
लेकिन वो आपको ये सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता कि हम यहाँ क्यों हैं या मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो वो स्कूल नहीं है, वो एक जेल है। एक जेल जहाँ कोई दुखी नहीं है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी सुरक्षित तो बहुत होता है, बिल्ली उसे नहीं खा सकती, लेकिन क्या वो वास्तव में एक पक्षी का जीवन जी रहा है? अरिन का डिस्कनेक्ट करना कोई टीनेज विद्रोह नहीं है, वो ये दर्शाता है कि एक कम भावुक, नियंत्रित स्वर्ग से बेहतर एक अराजक लेकिन पूरी तरह से मानवीय और जीवंत वास्तविकता है। यह आज्ञाकारिता के ऊपर प्रामाणिकता की जीत है। लेकिन जीवंत वास्तविकता का मतलब सिर्फ दर्द सहना तो नहीं है ना? नहीं, जीवंत वास्तविकता का मतलब है ओनरशिप या स्वामित्व। जब एक हाई स्कूलर अपने दोस्तों से प्रभावित होकर कोई गलत फैसला लेता है तो उसे उस गलती से एक फीडबैक लूप मिलता है। उसे दर्द होता है, वो पछताता है और फिर वो खुद को सुधारता है। ये जो सुधार की निरंतर प्रक्रिया है, यही चेतना है। लेकिन जब एल्गोरिथम मेरे लिए फैसला लेता है तो वो मुझे इस फीडबैक लूप से बाहर कर देता है। अरिन कह रहा है कि मैं अपनी सफलताओं और अपनी विफलताओं का मालिक खुद बनना चाहता हूं। मुझे लगता है आप स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल को थोड़ा ज्यादा ही पवित्र मान रहे हैं। जरा सोचिए, जिसे हम अपना खुद का फैसला कहते हैं, वो असल में क्या है? क्या मतलब? आज एक हाई स्कूल का छात्र अपनी पहचान कैसे बनाता है? वो अपने साथियों के दबाव यानी पीयर प्रेशर से, पॉप कल्चर से या अपने माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले फैसले लेता है। हमारी ज्यादातर पसंद तो वैसे भी हमारे परिवेश का परिणाम होती है। हाँ, हम समाज से प्रभावित तो होते हैं। तो अगर इंसान की पहचान को बाहरी कारकों से प्रभावित होना ही है, तो एक ऐसे एल्गोरिदम से प्रभावित होना बेहतर क्यों नहीं है जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए प्रोग्राम किया गया है? एक साथी के दबाव में आकर नशा करने से बेहतर है एक एल्गोरिदम के प्रभाव में आकर एक स्वस्थ जीवन जीना। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि हमारी पसंद हमेशा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन प्रभावित होने और कोड द्वारा प्रोग्राम किए जाने के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। वो क्या है? जब समाज मुझे प्रभावित करता है तो मेरे पास हमेशा उस प्रभाव के खिलाफ जाने की, विद्रोह करने की एक छोटी सी खिड़की खुली होती है। मैं ना कह सकता हूं, लेकिन 2089 का एल्गोरिदम आपको ना कहने का विकल्प ही नहीं देता। वो आपकी सोच को ही हैक कर लेता है। ये एक अदृश्य तानाशाही है। तानाशाही तब होती है जब सिस्टम का अपना कोई स्वार्थ हो। इस एआई का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये विश्व रूप से मानव जाति की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन रक्षा के नाम पर ये हमें इंसान ही नहीं रहने दे रहा। देखिए, शारीरिक बीमारियों का उदाहरण लीजिए। यदि आपके पास एक ऐसा मेडिकल उपचार है जो किसी भयानक बीमारी को खत्म कर सकता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बीमारी से लड़ना ही हमें इंसान बनाता है ना? जाहिर है नहीं। आप तुरंत उस उपचार को अपनाएंगे। तो फिर जब तकनीक मनोवैज्ञानिक पीड़ा और डिप्रेशन का 100% सफल उपचार पेश कर रही है, तो हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मानसिक और सामाजिक पीड़ा को सहना कोई महान गुण नहीं है। ये एक खामी है जिसे 2089 ने सुधार लिया है। शारीरिक बीमारी का इलाज करना और मानवीय अनुभव को ही बीमारी मानकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं सिर्फ मनोवैज्ञानिक पीड़ा की बात कर रही हूँ। अगर हम मनोवैज्ञानिक पीड़ा की बात करें तो हाँ, क्रॉनिक डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। लेकिन किसी करीबी को खोने का दुख या किसी परीक्षा में असफल होने की निराशा, ये बीमारी नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। प्रकाश का महत्व तभी है जब अंधकार का अस्तित्व हो। लेकिन इस सीधी रेखा ने समाज को वो स्थिरता दी है जो इंसानियत हजारों सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन उस स्थिरता की कीमत क्या है? द लास्ट वोट का असली संघर्ष केवल सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये जीवित रहने के अर्थ के बारे में है। अपने स्थिति पर कायम हो कि 2089 की जो प्रणाली द लास्ट वोट में दिखाई गई है, वो मानवीय पीड़ा का सबसे तार्किक समाधान है। उपयोगितावाद हमें सिखाता है कि समाज का लक्ष्य सभी के लिए अधिकतम शांति सुनिश्चित करना है। अरिन का कदम इस महान उपलब्धि को खतरे में डालने वाला कृत्य है। और मैं अपने इस निष्कर्ष पर दृढ़ हूं कि शांति केवल तभी मूल्यवान है जब वो स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो। अरिन का डिस्कनेक्ट होना मानवीय आत्मा की जीत है। हम अर्थ और प्रामाणिकता की खोज करने वाले जीव हैं और इसके लिए हमें अपने हिस्से का दर्द सहने की आज़ादी चाहिए। हालांकि हम दोनों असहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत से एक बात तो स्पष्ट है।
वो क्या? हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरे ट्रेड ऑफ या समझौते को उजागर करती है। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। कहानी हमें इस कठोर वास्तविकता के आमने सामने खड़ा कर देती है कि हम एक ही समय में पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण स्वतंत्रता दोनों प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप निरपेक्ष सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा छोड़नी होगी। और यदि आप पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अराजकता, संघर्ष और दुख की संभावना को स्वीकार करना होगा। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हैं। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां हम अपने श्रोताओं को विचार करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे, विशेष रूप से हमारे युवा श्रोता जो हर दिन अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने जीवन में किसे चुनेंगे? क्या आप उपयोगितावाद द्वारा दी गई एक पूरी तरह से सुरक्षित राह चुनेंगे जहां एक एल्गोरिदम आपकी हर मुश्किल आसान कर दे, या फिर आप अस्तित्ववाद द्वारा दी गई एक स्वतंत्र राह चुनेंगे जहां कोई गारंटी नहीं है लेकिन जहां आप अपने दर्द और अपनी सफलताओं के खुद मालिक हैं? इस चर्चा में कोई एक विजेता नहीं है और ना ही इन दोनों में से कोई एक उत्तर पूरी तरह से सही है। द लास्ट वोट की दुनिया में अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अंत में बस खुद से ये पूछिए, जब जीवन की अंतिम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आएगी तो क्या आप चाहेंगे कि उसमें केवल एक मशीन द्वारा दिए गए परफेक्ट ग्रेड हों, या आप उसमें अपनी उन गलतियों, उन खरोचों और संघर्षों के निशान देखना चाहेंगे जिन्होंने आपको असल में आप बनाया? द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद।